सो बेटा मुन्ना ध्यान देना, सीए फाउंडेशन इन्वेंट्री टॉपिक चल रहा है, इन्वेंट्री का दूसरा लेक्चर है, इन्वेंट्री। टुडे इज द सेकेंड लेक्चर, है ना, सेकेंड लेक्चर ऑफ योर इन्वेंट्री टॉपिक, प्लीज ध्यान देना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें देख ली थी, ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ये टॉपिक आपके सिलेबस में क्यों है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के मीनिंग से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ पिछले लेक्चर में जो कुछ मैंने बताया आपको उसमें की सारी चीज समझ में आएगी। लास्ट लेक्चर वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, राइट। आ जाओ, सो लिखो, आज दूसरा लेक्चर है इन्वेंट्री का। सबसे पहले आपने फटाफट से लिखना है मीनिंग, लिखो बेटा, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्रीज। अब जो भी बच्चा ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम देख रहा है बेटा, आपका अगर कुछ डाउट है तो आप देखना, मैंने आपका जो मैसेज है फोन में भी स्टार्ट करके रखे, अब बार बार ऐसा इधर झुक के देखने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे का डाउट है फटाक से आपने पूछना, तुरंत के तुरंत मुझे दिख जाएगा, है ना। एक सेशन फोन में भी ओपन कर दिया, सो डाउट रहा तो पूछ लेना, जो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम देख रहा हो, बाकी फेस टू फेस वाले तो यहाँ पूछेंगे। आ जाओ, सो मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री क्या है बेटा, इन्वेंट्री लिखो, सभी लिखना है, इन्वेंट्री डिफाइंड एज एसेट्स। हाँ सर, ये तो हमें भी मालूम था कि इन्वेंट्री मतलब एसेट्स है, लिखो तो सही आगे, एसेट्स हेल्ड, एसेट हेल्ड किस पर्पस के लिए, ऐसा देखो डायग्राम ड्रॉ करो, एसेट हेल्ड फॉर सेल, एसेट हेल्ड फॉर सेल, एसेट हेल्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, एसेट हेल्ड फॉर कंजम्पशन, एसेट हेल्ड फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन कहां पे, कंजम्पशन इन प्रोडक्शन और कंजम्पशन इन प्रोवाइडिंग सर्विसेस। बराबर है, यस अंजो। अब है एक मेरी एक फ्रेंड थी अंजलि नाम की, तो हम उसको अंजू बोलते थे ना, तो अंजलि जल्दी निकलता ही नहीं मुझसे, ठीक है। चलो आ जाओ, डन, ठीक है। अब अच्छे से ध्यान देना, क्या लिख रहा हूं मैं, देखो उन्हें ध्यान देना, नीचे ऐसी 2-3 लाइन की जगह छोड़ दो और ऐसा एक धनुष्य बाण बना लो, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, ठीक है। लिखो बेटा, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड सप्लाईज, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड सप्लाईज और कंज्यूमेबल्स, और कंज्यूमेबल्स, बरोबर है क्या। ब्रैकेट में लिखना अदर देन, लिखते जाओ, बताता हूं सारी चीज, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है काफी बार, बराबर। अदर देन स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी स्पेयर्स और स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाय इक्विपमेंट,
इसके ऊपर शॉर्ट नोट काफ़ी बार पूछी एग्जाम में 4 नंबर के लिए, और आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। आपको ये सारे कीवर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए, इसी हिसाब से लिखना होगा। अब अच्छे से ध्यान दो। सो बेटा इन्वेंट्री यानी बेसिकली आसान भाषा में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एसेट है। ये तो हर किसी को मालूम है ना, इन्वेंट्रीज आर एसेट्स। कौन सी एसेट्स? जो आप प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो मशीनरी, वो इन्वेंट्री है क्या आपका? नो। सो एसेट्स हेल्ड, कहां पे हेल्ड किया? इन द बिजनेस फॉर सेल। ओहो हो, अब ये लैपटॉप, ये सिस्टम, ये फैन, ये ट्यूबलाइट, ये प्रोजेक्टर हेल्ड फॉर सेल है क्या? नो। मतलब ये इन्वेंट्री में आएगा क्या? नो। सो कौन सा आइटम इन्वेंट्री है और कौन सा आइटम इन्वेंट्री है और कौन सा आइटम इन्वेंट्री नहीं है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? ये डेफिनेशन को अप्लाई करके। सो यहां पे क्या बोला है? एसेट्स है, बट कौन सी एसेट? एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। जैसे ही इन्होंने बोल दिया एसेट हेल्ड फॉर सेल होना चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर, ये टीवी, ये फैन, ये लैपटॉप, ये सब इन्वेंट्री में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग बिजनेस में यूज करने के लिए, हम लोग बिजनेस के अंदर में आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस में लंबे समय तक यूज करने के लिए रखे हैं। ये सारी चीजें फैन, लैपटॉप, सिस्टम, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ये सेल करने के लिए नहीं है। मतलब ये सारी चीजें इन्वेंट्री नहीं है। आगे क्या बोला है फिर से? एसेट हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब क्या रे बेटा? नो, वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने बोला ना 2-4 लाइन की जगह छोड़ना है, छोड़ी इन जगह सभी ने, बरोबर है क्या? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो असेट कहां पे? प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है, मतलब उसके ऊपर काम चल रहा है। एंड हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन और हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन द प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। ये क्या है? रॉ मटेरियल, आरएम, रॉ मटेरियल, बरोबर है क्या? हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वो भी रॉ मटेरियल। और ये फॉर सेल मतलब क्या? आधा अधूरा माल बेचते हैं, रॉ मटेरियल बेचते हैं या फिनिश गुड्स बेचते हैं? तो ये क्या हो गया आपका? फिनिश गुड्स। समझा क्यों जगह छोड़ने बोला था? सो इन्वेंट्रीज आर द असेट्स हेल्ड इन द inventories are the assets held for sale, held in the process of production and held for providing services or held for to be used in the production process or consumption in the production process। मतलब सीधा सीधा बोलो ना यार सर, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, यस और नो, ये तीनों इन्वेंट्री में आता है क्या? इन्वेंट्री बोलने के बाद बच्चों के दिमाग में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आता है? नो, उसके अंदर में फिनिश गुड्स के साथ साथ रॉ मटेरियल भी आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा और फिनिश गुड्स भी आ जाएगा। और उसके अलावा अल्सो इंक्लूड, अच्छा डेफिनेशन इंक्लूसिव है, उसमें और क्या क्या आ जाएगा? इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स, ये सारी चीजें भी आएगी। क्या है बेटा? मेंटेनेंस, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स। ध्यान देना सर, ये प्रोवाइडिंग सर्विसेज का बता दो, इसके लिए कैसे रॉ मटेरियल यूज होते हैं। आप आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो ऑडिट करोगे, ऑडिट करोगे तो ऑडिट रिपोर्ट भी प्रिंट निकालोगे ना, कि व्हाट्सएप पे उसको भेजोगे, सर तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट दो, मेरी फीस 10 लाख रुपए। रिपोर्ट प्रिंट निकालोगे कि नहीं? ऑडिट रिपोर्ट प्रिंट निकालोगे तो आपके पास वो प्रिंट पेपर पे निकालना होगा, तो आप पेपर के बंडल लाके रखोगे या किराना अपने स्टेशनरी शॉप पे जाओगे, भैया एक 10 पेपर दे, 10 पेज की फाइल है, बंडल लाके रखोगे ना। और अगर आप होशियार हो तो आप एक साथ क्या करोगे? पूरे 4-5 बंडल लाके रख लोगे, 25-50 पेन लाके रख लोगे, कभी कभी कैलकुलेटर भी 2-4 एक्स्ट्रा लाके रखोगे। पता चला सीए के ऑफिस में एक ही कैलकुलेटर है, हर कोई वो यूज कर रहा हो, खराब हो गया, क्लाइंट सामने आके बैठा है और आप कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, वो बोलेगा क्या गुंडा बनेगा रे तू, यस और नो, कैलकुलेटर नहीं दे रहे ऑफिस में। तो आप लोग क्या करते हो? सर्विसेज देने के लिए, आप सीए क्या करता है? सर्विस देता है, तो सर्विसेज देने के लिए वो काफी सारा स्टॉक अपने पास ला करके रखता है, लाइक पेपर्स, स्टेशनरी, कैलकुलेटर्स, पेन, इंक, यस और नो। तो ये सारा स्टॉक भी सर्विसेज प्रोवाइड करने में उसको हेल्प कर रहा है क्या?
तो ये भी सारा स्टॉक उस सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इन्वेंट्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, पक्की बात। चलो आगे, चल उसमें और क्या इंक्लूड होता है, ये तीनों तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा इट इंक्लूड्स मेंटेनेंस, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स। अब ये क्या चीज़ है, मेंटेनेंस, सप्लाईज और कंज्यूमेबल्स। बेस्ट एग्जाम्पल बता दो, मतलब प्लीज ध्यान देना। एक बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर में मशीन काम कर रही है, वो मशीन चलती है डीजल या पेट्रोल पे, वो मशीन इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती है, मशीन चल रही है डीजल और पेट्रोल पे। तो सप्लाईज और कंज्यूमेबल्स के लिए यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, डीजल और पेट्रोल। अब वो क्या, वो फैक्ट्री वाला क्या, ओनर क्या 2-2 लीटर पेट्रोल लेके आएगा क्या बोतल के अंदर जा जाके, टैंकर का टैंकर ला के रखेगा ना, 5000 लीटर डीजल ला करके रख लिया, उसमें से यूज हो रहा है समझ लो 100 लीटर, तो बचा हुआ 4900 क्या है, इन्वेंट्री। तो क्या वो कंज्यूमेबल्स और मेंटेनेंस वो भी इन्वेंट्री में आ जाएगा क्या। उस मशीन को समय समय पे ग्रीस करना पड़ता है, ऑयल ला करके रख लेगा बहुत सारा, ग्रीस ऑयल, समय समय पे मशीन को ग्रीसिंग करना पड़ता है। गांव के अंदर में लोग ग्रीस ऑयल नहीं करते, गांव के अंदर वो लोग वंगन लगाते, वंगन, वंगन मालूम है क्या, ब्लैक कलर का आता है, डाबर टाइप, डांबर रोड रहते हैं, डांबर रोड, तो उसका ही वैसे ही कुछ तो मटेरियल है, एकदम चिकना एकदम, है ना, वंगन बोलते, सस्ता वाला ऑयल। अरे हाँ, वो डांबर रोड पे देखा होगा ना आपने, वो पिघालते रहते हैं जहाँ बनता है ब्लैक कलर का, तो वो भी ला करके रख लेते हैं बहुत सारा, तो वो भी क्या स्टॉक में आ जाएगा क्या, यस और नो। तो ये सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स ये भी कहाँ पे आ जाएगा, इन्वेंट्री में। मेंटेनेंस वाले क्या ला करके रखते हैं, जैसे ध्यान देना काफी सारी मशीनों के अंदर में कटर्स लगते हैं, कटर्स गोल गोल, वो कटर्स 1-2 दिन में यूज करने के बाद उसकी धार चली जाती, खराब हो जाते, टूट जाते, तो एक साथ 8-10 कटर ला करके रख लेते हैं, तो वो भी मेंटेनेंस और सप्लाईज के अंदर में आ जाएगा क्या, यस। लेकिन वो कटर कौन से होने चाहिए मालूम है क्या, वो सारी मशीन्स के लिए अप्लीकेबल होने चाहिए। किसी स्पेसिफिक मशीन का स्पेसिफिक पार्ट ला करके रखा तो वो इन्वेंट्री में नहीं आएगा, अदर देन, ये कुछ बात समझ में आ रही क्या, यस और नो। ऐसा स्पेयर पार्ट जो जनरली सारे मशीनों के लिए यूज हो जाता है, जैसे स्क्रू बोलो, बेल्ट बोलो, कटर बोलो, सारी मशीनों के लिए यूज हो जाता है, समझ में आया क्या, तो वो मेंटेनेंस और सप्लाईज में आ जाएगा। लेकिन ऐसा स्पेयर पार्ट जो किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए यूज होगा वो इन्वेंट्री में नहीं आएगा। या फिर पूरा का पूरा मशीन ही ला करके रख लिया, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, आप भी तो रखते हो ना सीए फाउंडेशन के एग्जाम में जब जाओगे तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट, कैलकुलेटर 2 लेके जाओगे, एक खराब हो गया तो दूसरा, तो वो जो दूसरा वो जो है ना वो है स्टैंड बाय। अगर एक खराब हो गया तो आप दूसरा यूज कर लोगे ना वहां पे, तो वैसे ही फैक्ट्री में काफी बार मशीनें भी होती है स्टैंड बाय। एक मशीन खराब हो गई तो रिपेयर होने में 15 दिन लग गए, तो 15 दिन फैक्ट्री बंद रखोगे क्या, तो उनके पास स्टैंड बाय इक्विपमेंट होते हैं, तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट भी इन्वेंट्री में नहीं आता है। स्पेयर पार्ट्स रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक मशीन भी इन्वेंट्री में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको इस डेफिनेशन में क्लियर कट, कैसी क्लियर कट आइडिया दे दी कि इन्वेंट्री में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ये बात समझ आई, पक्की बात। चलो आगे, चलो। सो इन्वेंट्री का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब आपको इसी इन्वेंट्री का क्या करना है यहाँ पे, वैल्यूएशन। एनीबडी बेटा प्लीज, एनीबडी फ्रॉम द ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच, एनीबडी फ्रॉम ऑनलाइन ऑफलाइन बैच। इन्वेंट्री का मतलब किसी को समझ में नहीं आए तो हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ, नहीं, एक बच्चे ने कंफ्यूज कर दिया अपने आप को, मैं उसका कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा, प्लीज़ ध्यान देना। एक बच्चे ने बोला कि सर आपने जैसे बोला कैलकुलेटर, सर इन्वेंट्री का स्पेसिफिक अकाउंट नहीं बनाते, लेकिन कैलकुलेटर तो हम लोग स्टेशनरी के अंदर में दिखा देते हैं। बस बिल्कुल सही करते। ये तूने एग्जाम्पल 1 ए बोला, अब मेरा भी सुन ले एग्जाम्पल बी। मैंने 25 कैलकुलेटर ला करके रख लिए, 25 कैलकुलेटर आए, एक कैलकुलेटर आया 500 रुपये का, 12,500 का। इसमें से मैंने एक कैलकुलेटर धंधे में यूज़ करने के लिए सबको उस आर्टिकल को दे दिया, बोला एक कैलकुलेटर में यूज़ करना है आर्टिकल असिस्टेंट, और बच्चे हुए 24 का रख दिए मैंने। तो ये है इन्वेंट्री।
बरोबर है, ये इन्वेंट्री में मेंटेन कर रहा हूँ, और ये जो एक कैलकुलेटर है ना, वो जो तू इसकी बात कर रही है, ये चला गया स्टेशनरी में, ये और ये सेम, ये स्टेशनरी में गया एक कैलकुलेटर। बचे हुए 24 कैलकुलेटर अभी भी कहाँ पे है? इन्वेंट्री में। बचे हुए 24 का अकाउंटिंग देख ले कैसे होगा। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में कैलकुलेटर कितना था बेटा? CLCI कैलसी 12,500 माइनस इसमें से इन्वेंट्री कितना जाएगा? इन्वेंट्री में 12,000, तो इस साल कंज्यूम कितना हो गया? 500। और बैलेंस शीट के असेट साइड में इन्वेंट्री में स्टेशनरी का बचा हुआ स्टॉक 12,000। समझा क्या? अब ये जो है ना, ये 12,500 हमने टोटल लेके आया था, ये क्या था? इसकी कॉस्ट, बरोबर है। अब अगर ये बचे हुए कैल्सी की मार्केट प्राइस अगर आपको समझाने के लिए 8,000 ही हो गई, तो हम लोग इसकी अकाउंटिंग यहाँ पे स्टॉक दिखाएंगे 8,000 का, बचा हुआ 4,000 राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि हम लोग हर बार किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे, बरोबर है। तो जो तू एक कैल्सी का बोल रही ना स्टेशनरी में दिखाते, वो ये एक कैल्सी है। तूने इस पूरी पिक्चर में से सिर्फ इतना पार्ट साइड में निकाल करके तूने इतना ही ध्यान रखा, पूरी पिक्चर को देख। यस और नो? डोंट वरी, जो तू बोल रही है वो आगे अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आएगा, बरोबर। कुछ डाउट है तो प्लीज एक बार फिर से पूछ। क्या शायद जो तू सोच रही है वही मैं सोच रहा हूँ, कि अपन दोनों अलग सोच रहे हैं? पक्का नहीं? अगर कोई चीज हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है आपने जो डाउट पूछा, हो सकता है मैंने आप जो सोच रहे हो वैसे मैंने नहीं सोचा, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपको पूरा अधिकार है, आप फिर से पूछ सकते हो। डन? चलो आगे। हाँ बोल बेटा। किसकी? अच्छा, अब मुझे समझा। बच्ची बोल रही सर आपने बोला था उसकी अकाउंटिंग नहीं होती। गलत, मैंने बोला था उसका अकाउंट नहीं बनता। अकाउंटिंग तो करते हैं ना। ये देख, परचेस अकाउंट डेबिट, 10 आइटम खरीदे, 10 का 100, टू कैश 100, हुआ ना इन्वेंट्री का अकाउंटिंग। किसने बोला नहीं होता? मैंने कब बोला ऐसा अकाउंटिंग नहीं होता? मैंने बोला उसका अकाउंट नहीं बनता। ING का फर्क है मैम। यस और नो? अकाउंटिंग करेंगे ना, मनी और मनी में, और इधर से एक्सचेंज हुआ तो अकाउंटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर बेच दिया मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, मैंने यहाँ पे 10 आइटम खरीदे थे @10 में, मैंने उसमें से 4 आइटम बेच दिए @1,000 रुपए का, एक 4,000 का सेल हो गया। अब जो बचा है ना इन्वेंट्री, कितना? 6 क्वांटिटी, इसका स्पेसिफिक कोई अकाउंट नहीं है, ये हमें ढूंढना पड़ेगा हर बार। क्या बोल रही? जो परचेस हमने किया, हाँ वो नहीं समझा, नहीं क्या बोल रही? हाँ हाँ, इन्वेंट्री परचेस किया तो परचेस में ही जाएगा, कैल्सी का भी परचेस में ही जाएगा, या स्टेशनरी परचेस में जाएगा। समझ में आया क्या? या स्टेशनरी परचेस में दिखा देंगे। देखो, आपको अगर अकाउंटिंग करना है ना तो आप कर सकते हो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इन्वेंट्री का अकाउंटिंग करना है, तो मैं बता दो कैसे कर सकते हैं अकाउंटिंग। मुन्ना ध्यान दे, ये परचेस किया, ये परचेस किया, ये सेल किया, सेल किया, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको इन्वेंट्री निकाल के उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो साल भर यही काम है क्या? इसीलिए हम लोग डायरेक्ट साल के आखिरी में गोडाउन में घुस के इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर लेते हैं। अभी समझा? पक्का समझा? आ जाओ। सो प्लीज ध्यान देना। आपको ये समझ में आया साल के आखिरी में क्यों करते? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद थोड़ी ना इन्वेंट्री का अकाउंट बनाते बैठेंगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद देखेंगे क्या कौन सा माल कितने में बेचा, कितने का फायदा हुआ, कितना क्या हुआ, तो साल भर तो वही काम चल जाएगा। या मोरल ऑफ द स्टोरी, बस ध्यान रखना, इन्वेंट्री का हम लोग एडजस्टमेंट ईयर एंड में करते हैं, और इन्वेंट्री के अंदर में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल सप्लाईज, अदर देन मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाई इक्विपमेंट, ये सब इन्वेंट्री में आता है, बराबर। अब हम लोगों को इस टॉपिक में क्या करना है? इन्वेंट्री का
वैल्यूएशन। बरोबर है। हम लोगों को इस टॉपिक में क्या करना है बेटा, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। सारे बच्चों को आपको समझ में आया बेटा, सभी को? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीबॉडी? पक्का? डन। चल अब हम लोगों को यहां पे करना है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। लिखो नाउ इन्वेंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। करो, कैसे वैल्यू करना है लिखो, प्लीज ध्यान देना। इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। ये लोअर क्यों है रे, हायर क्यों नहीं है? वेरी गुड, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, दोनों भी सही है। लॉजिक इसका प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। अब आपका सवाल, सर एनआरवी क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या फॉर्मूला इसका बताओ तो? सेलिंग प्राइस, सेलिंग एक्सपेंसेस, अगर कुछ है तो। सर अगर सेलिंग एक्सपेंस है ही नहीं तो एनआरवी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग एक्सपेंस जीरो है तो एनआरवी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस जीरो, यानी एनआरवी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। लेकिन कौन से केस में? अगर सेलिंग एक्सपेंस जीरो है तो। बराबर। लिखा बेटा? अब कॉस्ट यानी क्या वो भी लिख लो। लिखो बेटा, कॉस्ट यानी परचेज प्राइस और परचेस नहीं किया, मैन्युफैक्चर किया। जरूर थोड़ी हर बार परचेस ही करेंगे इन्वेंट्री, कभी कभी खुद बना भी लेते हैं। बरोबर है। जैसे शक्कर बनाने की फैक्ट्री है तो उसके लिए इन्वेंट्री क्या है? गन्ना रस। खुद ने गन्ने की खेती की, खुद ने गन्ना उगाया, गन्ने को मशीन में डाल के गन्ने का रस निकाला और वो रस से क्या बनाई? शक्कर। बताओ तो यहाँ इन्वेंट्री क्या हो गया? रॉ मटेरियल गन्ना रस, और गन्ना खुद ने मैन्युफैक्चर किया तो फिर उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। खरीदा तो क्या रहेगा? परचेस प्राइस। हाँ, सो परचेस प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस incurred to make that inventory ready for its intended use. Purchase price plus all direct expenses incurred to make that inventory ready for its intended use. बरोबर है क्या? डन। सर इसका कोई एग्जाम्पल? कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट, गन्ने को गन्ने रस में कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट लगी ना, सो इन्वेंट्री को रेडी फॉर यूज करने के लिए कॉस्ट लगी, कन्वर्जन कॉस्ट। गन्ना रस बनाने के लिए जो कॉस्ट है, गन्ना रस इज द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? शक्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो शक्कर के लिए गन्ना रस इन्वेंट्री है और गन्ना रस हमने खरीदा नहीं, गन्ना रस हमने बनाया, तो बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लगी वो सब क्या है बेटा? आपकी कन्वर्जन कॉस्ट। बरोबर।
गन्ने को गन्ने रस में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट, राइट। चलो आगे। अच्छा, इसमें क्या नहीं आता है रे बेटा? आए, कॉस्ट में क्या नहीं आता ये पूछा, इन्वेंट्री में क्या नहीं आता ये नहीं पूछा। मैंने पूछा कॉस्ट में क्या नहीं आता, तो एक बच्ची बोलती स्पेयर पार्ट्स। अब जनरल खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, सैलरी, ये सब नहीं आएंगे। सर वो तो लिस्ट बहुत बड़ी है, तो लिख लो ना, एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूडेड, अरे पेन चल रहे, एक्सक्लूडेड, क्या नहीं आएगा। काफी बार क्या होता है मालूम है क्या? इन्वेंट्री हैंडल करते समय इन्वेंट्री लॉस हो जाता है, कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता है, एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस ये भी तो एक टाइप से आपके लिए कॉस्ट की है, बट वो एबनॉर्मल लॉस वाली कॉस्ट इस इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, सर अगर आ गई तो नुकसान कैसे होगा देखना जरा। जैसे कि नहीं, मैं ये आया मेरे पास, भैया आए, ये बोले सर मेरे को एक शर्ट सिल के दो, मेरा शर्ट सिलने का काम है, मैं शर्ट सिल के मैं बेचता हूँ, मेरे लिए वो शर्ट्स जो है वो इन्वेंट्री है। तो जब मैं इसका शर्ट सिल रहा था तब मेरी मशीन में आग लग गई, खराब हो गया, कपड़ा लॉस हो गया, और वो मशीन को रिपेयर करने के लिए खर्चा आया 50,000। मैंने इसको बोला, ये आया, बोले शर्ट सिल दिया? हाँ भैया शर्ट सिल दिया, ये लो आपका शर्ट। कितने चार्जेस हुए? 50,000 रुपये। बोले सर आपने तो बोला था 1,000 रुपये में स्टिचिंग चार्जेस है। हाँ, 49,000 रुपये लॉस हो गया मशीन का, 1,000 रुपये स्टिचिंग चार्जेस। तो इसने बोला सर आपने वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में आपका एबनॉर्मल लॉस भी ऐड कर दिया क्या? चलेगा क्या ऐसे? समझ में आया क्या? सो इन्वेंट्री की कॉस्ट में एबनॉर्मल लॉस ऐड नहीं करते। समझ में आया? नहीं भैया आपका शर्ट सिल रहा था तब वो मशीन जल गई, ये क्या बोलेगा उसमें मेरा क्या संबंध, वो एबनॉर्मल लॉस है आपका, एबनॉर्मल वेस्ट है। मैं जब आपका शर्ट सिल रहा था तब मेरे बच्चे ने आकर के उस कपड़े के ऊपर स्याही गिरा दी, मुझे फिर से कपड़ा लाना पड़ा, एबनॉर्मल वेस्ट है। वो कॉस्ट में कस्टमर के ऊपर चार्ज कर सकता हूं क्या? वो कॉस्ट में इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर सकता हूं क्या? नो। सो लिखो एक्सक्लूडेड, क्या है? एबनॉर्मल कॉस्ट एक्सक्लूडेड, जनरल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड, एडमिन एक्सपेंसेस। क्या क्या नहीं आता है? एक्सक्लूडेड, स्टोरेज कॉस्ट। अब जनरल एडमिन में स्टोरेज कॉस्ट भी आ गया ना, लिख लो फिर भी। जनरल एडमिन बोल दिया तो काफी सारी चीजें। यस बेटा, किस बच्चों को कोई डाउट है तो प्लीज तब के तब पूछना है। ओके, पायल रत्न पार की, डन। उसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख सकते, लिख लो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं आएगा, एक्सेट्रा, डन। सो क्या क्या नहीं आएगा? एबनॉर्मल, जनरल, एडमिन, स्टोरेज, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेट्रा। बराबर? ये बात समझ आई क्या सभी को? आ जाओ। सो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी का मतलब देख लिया, उसका फॉर्मूला लिख दिया, कॉस्ट का मतलब हमने देखा। अब ध्यान देना, क्या नहीं आएगा वो लिखा हुआ है। अब जनरली स्टोरेज कॉस्ट नहीं आता है। ऊपर मैंने क्या लिखा है? ऑल डायरेक्ट और नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड टू मेक दैट इन्वेंट्री रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। ध्यान देना। अब जैसे एक लिक्विड है, क्या बोलते हैं उसको? दारू। दारू को रेडी फॉर यूज करने के लिए उसको काफी समय तक स्टोर करके रखना पड़ता है। तो क्या वो स्टोरेज कॉस्ट नेसेसरी है क्या रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज? तो ये स्टोरेज कॉस्ट को एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, मतलब वो दारू वाली स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री के कॉस्ट में आएगी। सो एक्सेप्शन ऐसा लिखो, इफ स्टोरेज इज नेसेसरी टू मेक दैट इन्वेंट्री ready for
its intended use, then such a storage cost will be included in the cost of inventory. सिंपल, कहने का मतलब समझ गए ना सब लोग? सो अगर नेसेसरी है तो इंक्लूड करना। वैसे देखा जाए तो स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में नहीं आता है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन क्या है, अगर स्टोरेज नेसेसरी है तो उस समय आएगा। लिखा बेटा? वो मटकी रहती है ना, मटकी जो देते हैं वो मोठ, मूंग मोगर, स्प्राउट्स, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है ना, तो वो स्टोरेज कॉस्ट नेसेसरी है टू मेक दैट गुड्स और इन्वेंट्री रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और रेडी फॉर सेल। यस, तो वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलना। इन्वेंट्री करंट असेट है, करंट असेट पे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगा। बरोबर है? क्लियर? आप जो सोच रहे हो आपकी डायरेक्शन सही है, लेकिन वो असेट गलत है। इन्वेंट्री करंट असेट है, करंट असेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता है। राइट? चलो आगे। लिख लिया बेटा सभी ने? आपने भी लिख लिया बेटा? डन। लिखो। सो अब ये तो हमने देख लिया। चलो बेटा, हमने क्या क्या देखा अभी तक के? इन्वेंट्री का मतलब क्या है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या है, बरोबर है क्या? लास्ट लेक्चर हमने देख लिया कि इन्वेंट्री का क्यों करना है वैल्यूएशन। बस अब लास्ट लेक्चर में जो भी हमने देखा है, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो व्हाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। व्हाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन और इट्स ऑब्जेक्टिव और नीड। ठीक है, लिखो। सबसे पहला, टू फाइंड आउट करेक्ट इनकम। बरोबर है क्या? टू फाइंड आउट करेक्ट इनकम। जब तक इन्वेंट्री का वैल्यूएशन नहीं होगा तब तक आप लोगों की करेक्ट इनकम पता चलेगी क्या? नहीं, क्योंकि बेटा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जब तक होगा नहीं तब तक आप इन्वेंट्री आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट में नहीं लिख सकते। जब तक ट्रेडिंग के क्रेडिट में इन्वेंट्री नहीं आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा। जब तक ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, और जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। सो टू फाइंड आउट करेक्ट इनकम, ये और नो, सही है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, करेक्ट इनकम कैसे आती है, नेट इनकम कैसे आती है? सेलिंग प्राइस और सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। सेल में से कॉस्ट माइनस कर दिया तो प्रॉफिट ना। 100 रुपए की कोई चीज बेचा मैंने, खरीदा था 80 में, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट, अंग्रेजी में कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी? 80, सेल 100, 100 माइनस 80 20, प्रॉफिट आए। अब मुझे एक बात बताओ, सेल प्राइस तो आप लोगों को पता है, सेल प्राइस इज सेल प्राइस, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या चीजें आएगी? जो माल बेचा उसकी परचेस प्राइस आएगी क्या? क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट में आता है क्या? प्लस ऑल नेसेसरी एक्सपेंस, नेसेसरी एक्सपेंस ये भी आ जाएगा क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अब ये जो परचेस प्राइस, ये नेसेसरी एक्सपेंस है, इसके अंदर में किसका? इन्वेंट्री का है क्या? इन्वेंट्री का ही रहेगा ना ये। जो माल बेचा, इन्वेंट्री हेल्ड फॉर सेल ना, और ये माल बेचा, हेल्ड फॉर सेल इज इन्वेंट्री। बेचा मतलब क्या बेचा होगा? इन्वेंट्री बेचा होगा, तो ये इन्वेंट्री की कॉस्ट है। अब मुझे बात बताओ, जब तक आप इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं निकालते हो तब तक सेल में से क्या माइनस करोगे? बाबा जी का ठुल्लू। जब तक सेल में से माइनस नहीं करोगे तब तक नेट इनकम पता चलेगी क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ये बात समझ में? तेरे को नहीं समझा बेटा? समझा पक्का? किसी बच्चे को डाउट है? मैं बार बार सौगंध दे रहा हूं, ये एग्जाम में श्योर शॉट 8 नंबर का टॉपिक आता है। सीए फाउंडेशन के एग्जाम में मिनिमम 8 मार्क्स हर एग्जाम।
सो अगर आप डाउट होने के बावजूद भी आज अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो आप अपने भविष्य को खड्डे में डाल रहे हो। मैं बार बार बता रहा हूं, क्लियर है? और आपको हर टॉपिक में ध्यान देना है, कहीं ना कहीं जो पिछला पढ़ा हुआ है वो आगे कहीं ना कहीं यूज होता है। हाँ, ध्यान दे, चलो ध्यान देना बेटा। सो दूसरा लिखो, दूसरा लिखना है सभी ने, लिख लिया बेटा, टू फाइंड आउट करेक्ट इनकम। ये एग्जाम्पल भी लिख लेना, आपने भी लिखना है बेटा। करेक्ट इनकम हो गया। अब एक और चीज, इन्वेंट्री और कहाँ आते रे? बैलेंस शीट में भी आता है। तो जब तक बैलेंस शीट में इन्वेंट्री नहीं लिखेंगे तब तक आपकी बैलेंस शीट की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आएगी क्या? नहीं। सो लिखो टू असर्टन, असर्टन यानी पता लगाना, टू असर्टन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। तीसरा, फॉर लिक्विडिटी एनालिसिस। लिक्विडिटी एनालिसिस क्या होता है? चलो आ जाओ। नो, लिक्विडिटी एनालिसिस मतलब कैश का एनालिसिस। हमारे लिए लाइफ लिक्विड क्या है? खून। बिजनेस के लिए लाइफ लिक्विड क्या है? पैसा, कैश, फंड्स। यस और नो? सो कैश का एनालिसिस कैसे करते हैं? लिक्विडिटी एनालिसिस मतलब कैश बैंक एनालिसिस। यस और नो? कैसे करते बेटा? कैसे करते? ये पीरियड है, ये अगला पीरियड है, ये अगला। सो अगले पीरियड में कितनी कैश आएगी, कितनी जाएगी, इस पीरियड में कितनी कैश आएगी, कितनी जाएगी, कितना बैलेंस बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग अगले पीरियड का क्या हो जाएगा? ओपनिंग, फिर क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ये क्या है? कितनी कैश आएगी, कितनी जाएगी, कितनी आएगी, कितनी जाएगी, कितनी आएगी, कितनी जाएगी, ऐसी कुछ है ना? मुझे बात बता दो, आपके धंधे में कितनी कैश आएगी? सवाल, आपके धंधे में कितनी कैश आएगी? जवाब, जितना आप बेचोगे। क्या? माल। क्या बेचोगे? माल, यानी क्या? इन्वेंट्री ना। सो आपके पास आपके इन्वेंट्री का करेक्ट वैल्यूएशन ही नहीं है, तो फ्यूचर में प्रपोज्ड, प्रोजेक्टेड आप अंदाज लगा पाओगे क्या? कितने का माल बिकेगा, कितना आएगा, कितना जाएगा? सो अगर आपको कुछ भी लिक्विडिटी से रिलेटेड एनालिसिस करना है, कैश कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, है ना, कैश एनालिसिस करना है, तो मेजर कैश कहाँ कहाँ से आएगा ये आपको कैसे पता चलेगा बेटा? इन्वेंट्री का आपके पास करेक्ट अमाउंट होना चाहिए कि नहीं, तभी तो आप बोल पाओगे ना इतने का इन्वेंट्री, उसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना ऐड किया तो इतने माल बेचूंगा तो इतना कैश आएगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में गड़बड़ कर दिया तो कितना कैश आएगा, उसमें गड़बड़ हो जाएगी ना। और सर बाय द वे लिक्विडिटी एनालिसिस करते क्यों है? ओहो, ये एक बार आपके घर पे पूछना किसी को, लिक्विडिटी एनालिसिस क्यों करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास फ्यूचर में, जैसे आपके पापा मम्मी भी लिक्विडिटी एनालिसिस करते हैं, आपके मम्मा पापा और आपने सोचा होगा कि इस बार कहीं घूमने जाते हैं, मम्मी ने बोला 50,000 का बजट बनाते घूमने जाते हैं 8 दिन के लिए, और बीच में आपने बोल दिया कि मम्मा कॉलेज की और ट्यूशन की फीस देना है 40,000 रुपये, तो उन्होंने लिक्विडिटी का एनालिसिस किया और घूमना कैंसिल कर दिया सिर्फ आपके पढ़ाई के लिए। कैसे किया? लिक्विडिटी एनालिसिस किया होगा ना कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। अब अगर हम घूमने चले गए 50,000 रुपये वहां खर्चा हो गया तो बच्चे की फीस किताबों का खर्चा कहाँ से पे करेंगे? तो लिक्विडिटी एनालिसिस के लिए वो लोग भी अंदाज लगाते हैं कितना आएगा और कितना जाएगा। तो कितना आएगा जब ये बात आती है तो कहां से आता है? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बेच के। लेकिन वो इन्वेंट्री का ही वैल्यूएशन आपके पास में करेक्ट है नहीं, तो आपको पता चल सकता है क्या कितना आने वाला है, कितना जाने वाला है, यस और नो। इसीलिए करेक्ट लिक्विडिटी एनालिसिस करने के लिए आपके पास सारी करंट असेट और करंट लायबिलिटी का एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए। तो कितनी करंट असेट है, कितनी करंट लायबिलिटी है, तो आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा धंधा चलाने के लिए, यस और नो, तो वो चीज समझ में आ जाएगी। और सारी करंट असेट में वन ऑफ द करंट असेट, वन ऑफ द करंट असेट क्या है? इन्वेंट्री। अरे धंधे को डे टू डे बेसिस पे रन करने के लिए क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल, खेड़ते भांडवल, वर्किंग कैपिटल।
अब मुझे बात बताओ, वो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का एनालिसिस करना है, लिक्विडिटी एनालिसिस करना है। लिक्विडिटी एनालिसिस करने से आपको ये समझ में आता है कि नियर फ्यूचर की आपकी जो भी लायबिलिटी है वो लायबिलिटीज पे करने की बिजनेस की औकात है कि नहीं है, यस और नो। इसीलिए लिक्विडिटी एनालिसिस जरूरी है। इसीलिए हम लोग देखते हैं मेरे पास में कितने की करंट असेट है, नियर फ्यूचर में इतना पैसा आएगा करंट असेट, नियर फ्यूचर में इतना जाएगा नियर फ्यूचर में करंट लायबिलिटी, नेट मेरे पास कितना बचेगा, इससे मैं क्या करूंगा, धंधा चलाऊंगा। सो इसीलिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन जरूरी है, वन ऑफ द मेजर फैक्टर। लफड़े भी इन्वेंट्री में सबसे ज्यादा होते हैं, यस और नो। सर कैसे? अब ऐसी कोई शॉप है जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है बहुत बड़ी, विजय सेल, क्रोमा, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, पुणे का महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स, पुणे के विजय सेल को भी टक्कर देता है। वैसे विजय सेल पैन इंडिया लेवल पे, लेकिन महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे लेवल पे। महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स का भाई अकाउंटिंग तुम्हारे भाई के पास है, पूरे 9 के 9 ब्रांचेस का, ऑल 9 ब्रांचेस, इसलिए मुझे मालूम है। सो वहां पे कितने सारे आइटम होते मालूम है? गिफ्ट आइटम आते बहुत सारे। इन्वेंट्री तो करोड़ों रुपए का है, 50-60 करोड़ का इन्वेंट्री कभी भी रहता है। 6 गोडाउन है, सारे गोडाउन भरे हुए हैं, एसी, टीवी, प्यूरिफायर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हजारों आइटम इलेक्ट्रिक्स के, यस और नो। और उन हजारों आइटम के पीछे लाखों गिफ्ट भी आते हैं। आयरन फ्री में आ गया, कभी क्या फ्री में आया, हेयर ड्रायर फ्री में आ गया, वॉशिंग मशीन के ऊपर रिन का डब्बा फ्री में आया। तो वो जो फ्री वाले आइटम आते हैं ना, वो भी इन्वेंट्री में ही आते हैं, क्योंकि वो भी फॉर सेल ही है। सर सेल थोड़ी फ्री में देंगे, अरे मेन प्रोडक्ट के साथ देना पड़ेगा कि नहीं? पता चला वो फ्री वाले आइटम गायब हो गए और आपको दिख रहा है प्रोडक्ट के ऊपर इसके साथ ये फ्री है, कस्टमर पूछेगा ना फ्री वाला किधर है, वो भी इन्वेंट्री के मैनेजमेंट में आएगा कि नहीं आएगा? तो वो बहुत सारे फ्री वाले आइटम गायब हो जाते हैं, चोरी मारी हो जाती है ना, यस और नो। तो इसीलिए वो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक पार्ट है, और आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हमेशा अच्छे से रखना है। रीजन बताओ और एक क्या है? अगर आपको बैंक से सीसी चाहिए, लोन चाहिए, आपको मालूम है आपके धंधे में पैसा आने में 20 दिन लगते हैं, लेकिन क्रेडिटर को पैसा देना है 10 दिन बाद। आपके कितने दिन का शॉर्टफॉल है? 10 दिन का। तो 10 दिन के लिए आपको अगर कोई पैसा दे दे तो क्या है, 20 दिन बाद जो पैसा आएगा है ना, उसमें से आप उस सामने वाले को पैसा दे दोगे। 10-12 दिन के लिए आपके पास पैसा आ गया तो बैंक क्या करती है, ऐसे धंधों वालों को क्रेडिट देती है, शॉर्ट टर्म, सीसी, कैश क्रेडिट, ओडी फैसिलिटी, यस और नो, ओवरड्रॉन फैसिलिटी। तो बैंक क्या ऐसी दे देगी क्या ओडी फैसिलिटी? जा तू मस्त दिख रहा है, तू ले ले ओडी फैसिलिटी 2 करोड़ का। बैंक आपके गोडाउन में आके आपका माल चेक करती है, आपके माल का वैल्यूएशन ही नहीं किया हुआ है, क्या दोगे बैंक वालों को रिपोर्ट? जरूरी है क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन? बहुत इंपॉर्टेंट है। माल का वैल्यूएशन करे बगैर और वो बैंक वालों को दिया, फिर बैंक हमें अपॉइंट करती है, हमें नहीं, आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंटेंट हूं। वही बैंक मुझे बोलेगी क्या, जा तू एमएससी का इन्वेंट्री चेक करके आ। ये तो ऐसी बात हो गई, आप ही को इंस्टीट्यूट बोल रही पेपर लिखो और आप ही को बोल रही चेक करो, यस और नो। सो बैंक आप में से किसी को अपॉइंट करेगी, जा महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स जा, वहां पे जाकर के उनके गोडाउन में इन्वेंट्री वो बोल रहे 10 करोड़ का है, जाके चेक करके आओ इन्वेंट्री सही में 10 करोड़ का है क्या। तो आप आओगे, चेक करोगे, आपने बोला इन्वेंट्री 10 करोड़ का है, बैंक बोलती है उस इन्वेंट्री के ऊपर मैं 20% का आपको ओडी फैसिलिटी देती हूँ। सो बैंक का उस इन्वेंट्री के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। अब आपका सवाल, सर इन्वेंट्री के ऊपर चार्ज है तो महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन वो शॉप वाला इस इन्वेंट्री को बेचेगा कैसे? चार्ज होने के बाद आप कोई एसेट बेच सकते हो क्या? मान लो मैंने मेरा जो प्रॉपर्टी लैंड है उसे गिरवी रखा और वो लैंड में किसी को बेचने जा रहा हूं, बेच पाऊंगा क्या? इसीलिए बैंक वालों का उस इन्वेंट्री के ऊपर चार्ज, मतलब कौन सा चार्ज होता है, फ्लोटिंग चार्ज। मतलब वो इन्वेंट्री बेच भी सकते हैं, बट अगर 10 करोड़ का इन्वेंट्री था उसमें से 1 करोड़ का बेच दिया, कितना हो गया, 10 करोड़ में का था उसमें से 1 करोड़ बेच दिया, तो उसमें फिर से उसको 1 करोड़ का नया डालना पड़ेगा। तो हर बार कितना मेंटेन करना है, 10 करोड़। जैसे आप कई किराए से रूम या फ्लैट लेने गए और आपको लैंडलॉर्ड बोल रहा है मैडम टाके में 24 घंटा पानी रहता है, तो आप ये मत पूछना मतलब क्या पानी यूज नहीं करने देते हो क्या आप? समझ में आया क्या? टाके में पानी 24 घंटा रहता है, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है ना कि आप टाके को लॉक मार के रख रहे हो, हमें पानी यूज करने नहीं दे रहे हो, तभी 24 घंटे उसमें पड़ा है। नो नो, इसका ये मतलब नहीं है। टाके में पानी 24 घंटा है मतलब क्या, अगर आपने यूज किया तो तुरंत नया पानी आ जाता, तो 24 घंटा टाका फुल रहेगा। समझ में आया क्या?
टैंकर, टाकी, टाका, ऊपर की वो जो क्या बोलते हैं उसको आप लोग, टंकी, टंकी, टंकी में पानी 24 घंटा फुल है, मतलब क्या, अगर आपने यूज किया तो फिर से नया पानी आ जाएगा। तो वो पानी अंदर का कैसा है, फ्लोटिंग है। तो वैसे इन्वेंट्री के ऊपर बैंक वालों का कौन सा चार्ज होता है, फ्लोटिंग चार्ज। सो अगर शॉप वाले ने वो इन्वेंट्री बेचा तो उतने का इन्वेंट्री है। हेलो भैया तू क्यों देवदास बना बैठा है, ध्यान दे, क्या हुआ, छोड़ गई वो, बोला था मत जा उसके पीछे, बोला था, अब सर डाल के बैठा नीचे। ऐसा मत करो, बहुत बेरहम दुनिया है, मत चक्कर में पड़ किसी के। नहीं अब नहीं पड़ेगा, अब नहीं पड़ेगा ना चक्कर में, हाँ अब मत कर, ध्यान दे बेटे, ध्यान देना। किसी बच्चे ने प्लीज देखो, आप जान जवान खून हो यार, आप हेड डाउन करके बैठे रहे तो ऐसा मजा थोड़ी आता है। आजकल के बच्चों के सर दुखते हैं यार, हमारा कभी बचपन में सर नहीं दुखा। आजकल के बच्चों को बोलते सर बहुत सर दुख रहा है आज, थोड़ा अजीब लग रहा है। हमको ऐसा कभी अजीब लगा ना, हमको हमारा टीचर 2 कान के नीचे झापड़ लगाता और हमारा बाप इधर के कान के नीचे लगाता, तो कभी अजीब ही नहीं लगता। बट आजकल के बच्चे अजीब लग रहा है बोल के टीचर भी बोलता है ओके घर जा, बाप भी बोलता है ओके आराम कर, और टीचर ने मारा तो बाप झगड़ने आ जाता है। पहले कैसा है, अजीब लगा ना। मैं हमारे गांव के अंदर का एक किस्सा बताता। हमारे गांव में गली के बाहर ही ट्रैक्टर खड़ा रहता था। तो जब कभी भी मेरे 4 दोस्तों के सामने गली में अगर मुझे मार पड़ने वाली रहती थी, तो सबके सामने नहीं मारती थी मम्मी या मेरे पापा, वो ट्रैक्टर वहीं पे पड़ा रहता था, वो ट्रैक्टर के पीछे लेके जाते थे और वहां पे खड़ा प्रप 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 2-4 टिका दिया कि एकदम टकाटक, सारी तबीयत मस्त, कोई डॉक्टर का काम नहीं है। तो इसीलिए तो वो ये हो गया ना, ट्रेंड हो गया, प्रथा हो गई। तो फिर नेक्स्ट टाइम से कुछ भी रहा तो पापा बोलते थे ट्रैक्टर दिखाओ गया, तो मतलब ट्रैक्टर दिखाओ गया मतलब क्या, दो गया, यस और नो। इनफैक्ट मैं 12th में आ गया, वो ट्रैक्टर चला गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, गली सब ठीक हो गई, फिर भी पापा बोलते हैं ट्रैक्टर दिखाओ गया। समझ में आया ना। तो वैसे तो अभी बिल्कुल चिंता मत कर, सर्वर मत दुखने दे, वरना ट्रैक्टर दिखाऊं तेरे को। अभी के बच्चे ट्रैक्टर दिखाओगा क्या अलग मतलब निकालते, ट्रैक्टर के पीछे जाके, है ना, ट्रैक्टर दिखाओ क्या, वैसा नहीं। हमको ट्रैक्टर के पीछे मार पड़ती थी। चलो ध्यान देना सभी ने। हाँ आपके लिए भी यही, बच्चे बोलते बेचारे सर हमको भी नहीं बोला करते। हाँ बेटा आप भी, मैं ये जो बोल रहा हूँ आप भी रिलेट कर सकते हो आपके साथ ही, आ जाओ। सो ध्यान देना। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की और एक वजह क्या है, सो वजह हम लोग देख रहे थे, टू फाइंड आउट द करेक्ट इनकम, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, फॉर लिक्विडिटी एनालिसिस। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लिख लो, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस लिखो बेटा, स्टैट्यूटरी, STATUTORY, स्टैट्यूटरी, लॉ ने बोला है, कंपल्सरी, लीगल, कंप्लायंस। सो इन्वेंट्री, आज लैपटॉप धोखा दे रहा है मेरे को। हाँ इन्वेंट्री वैल्यू करने के पीछे एक और वजह क्या है मालूम है क्या, लॉ। लॉ ने बोला है कंपल्सरी आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने भी बोला है। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बताओ तो, नो AS2, नो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, AS2। AS10 तो बेटा अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट था पहले, अब उसका नाम हो गया अकाउंटिंग फॉर PPE। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कौन सा है, AS2। क्या नाम है उसका, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, AS2। सर नंबर और नाम दोनों भी याद रखना है क्या, हाँ कैसे याद रहेगा, पुरानी वाली हिंदी पिक्चरों में आपने देखा है ना, 2 नंबर का क्या होता था, माल, 2 नंबर का माल आ रहा था, 2 नंबर का माल जा रहा था। देखो 2 नंबर का माल, तो AS2 इन्वेंट्री। नंबर याद रखना कंपलसरी है, पहले बता रहा हूं, सिर्फ नाम याद रखने से नहीं चलेगा, नंबर और नाम दोनों याद रखना है, दोनों भी। 32 स्टैंडर्ड्स है, 32। सर हर एक नंबर याद हो जाएगा क्या, हाँ जब हम लोग वो स्टैंडर्ड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको मैं याद करवा दूंगा। सो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस भी है, लॉ ने भी बोला इसलिए लिखना है, तो लिख लो वहां पे, है ना, कंपलसरी बाय लॉ और बाय AS, ऐसा लिख लो, कंपलसरी किया है, कंपलसरी बाय लॉ और बाय AS।
यस, समझा बेटा सभी को? ऑल ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे, ठीक है। इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे करना है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। डन। सभी के पास अभी बुक है बेटा, नोट्स है ना? चलो आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाओ तो बेटा, कुछ दिखाओ, कोई तो एक मेरे को बुक दे दो, है ना? ला दिखा। पेज नंबर बता मुन्ना। 4.1। फोर पॉइंट 11। पेज नंबर 4.11। लो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए मुन्ना ध्यान देना। सो क्वेश्चन नंबर 1 लेते बेटा, पेज नंबर 4.11, ध्यान देना सभी ने, है ना? आ जाओ। चलो, जो बच्चों को बुक नहीं मिला बेटा, डोंट वरी, आपके पास रिकॉर्डेड का भी एक्सेस रहेगा और बुक भी आ जाएगी, डिस्पैच करके रखा हुआ है। पता नहीं आपके इसमें क्यों नहीं है। एक दो बच्चे ऐसे होंगे जिनको बुक नहीं मिली, बाकी बच्चों को मिल गई होगी। जो बच्चों को बुक नहीं मिली, कोमल गोला, अच्छे से ध्यान दे बेटा, क्वेश्चन की तरफ मैं पढ़ रहा हूँ और साइड बाय साइड लिख करके ले ले फुल स्पीड में। आज तेरी रफ्तार चेक करेंगे, तू लिख पाती है कि नहीं, है ना? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 4.11। क्या दिया यहाँ पे? सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट PQR विच आर नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। एक कंपनी है सुरेखा, लिखना सुनना समझना तीनों एक साथ। सुरेखा लिमिटेड के 3 प्रोडक्ट है बेटा। कितने प्रोडक्ट है? 3। क्या क्या है बेटा प्रोडक्ट का नाम? कोमल ध्यान दे, तेरे लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं सिर्फ। 3 प्रोडक्ट है PQR। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द हिस्टोरिक कॉस्ट एंड एनआरवी ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन बिलो। अच्छा, इसके 3 प्रोडक्ट है। क्या नाम है प्रोडक्ट का? आइटम PQR। सब गंदा भरा हुआ है दिमाग में, क्या करे, कैसे बच्चे? हिस्टोरिक कॉस्ट दिया, इसमें कितना दिया बेटा? 38 लाख रुपीज इन लैक्स दिया है। हाँ, लिखो, आप लोग भी लिखना है। सर आप ये क्वेश्चन लिख रहे हो क्या? अरे लिखो, सभी ने लिखना है बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन, GD PD, GD गूगल ड्राइव, PD पेन ड्राइव, NRV अगेन रुपीज इन लैक्स। बोलो, P आइटम का हिस्टोरिक कॉस्ट कितना है? 38। NRV कितना है? 42। Q का कितना है बेटा? 29। R का कितना है? 17, 14। सो वैल्यूएशन कैसे करेंगे? वैल्यूएशन एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। किसने बोला ये? AS2 ने। क्यों बोला? कंजर्वेटिज्म। वाई कंजर्वेटिज्म? पढ़ा ना हमने आज ही, प्रिंसिपल फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। चलो बताओ, अब ध्यान देना। सिंस, ऐसा लिखो, सिंस above products are not interchangeable, इंटरचेंजेबल नहीं है, नॉट सिमिलर। बरोबर है क्या? हेंस, देखो कैसे लिख रहा हूं, हेंस देयरफॉर, इसीलिए we have to value P, Q, R on individual basis. Not on global basis. इंडिविजुअल बेसिस पे वैल्यूएशन करना है,
ग्लोबल बेसिस पे नहीं। सर ग्लोबल मतलब तीनों को मिक्स कर दो, तीनों के कॉस्ट की टोटल, तीनों के एनआरवी की टोटल, और उसमें से तीनों के कॉस्ट और एनआरवी की टोटल से जो लेस रहेगी वो वैल्यूएशन। ऐसा कब करेंगे? ग्लोबल में। ग्लोबल मतलब सब मिक्स कर दो, इंडिविजुअल मतलब सबको सेपरेट सेपरेट रखो। अच्छा, अब यहां पे सेपरेट रखना है, मिक्स करना है? क्यों सेपरेट रखना है? सिंस, हाँ बेटा, प्रोडक्ट्स आर नीदर इंटरचेंजेबल नॉट सिमिलर, और नॉट इंटरचेंजेबल नॉट सिमिलर। अगर ये इंटरचेंजेबल होते, घर पे शक्कर नहीं है तो मिश्री से चाय बना लो, तो शक्कर एंड मिश्री आर इंटरचेंजेबल ना प्रोडक्ट ना। बचपन में आपकी मम्मी करती थी, घर पे शक्कर खत्म हो गई तो मिश्री डाल दिया। ये सर नो, चाय बनाने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, वो ट्रांसपेरेंट वाली मिश्री होती है ना, शक्कर की जैसी दिखती है, प्रसाद में भी रहती है, हाँ, तो वो डाल दिया, इंटरचेंजेबल है। तो शक्कर और मिश्री का वैल्यूएशन, एक शक्कर है, एक शक्कर, शक्कर प्यार से मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलो, शक्कर, और दूसरा क्या है? मिश्री। शक्कर की कॉस्ट और एनआरवी दे दिया है, कॉस्ट है 10, एनआरवी है 12। मिश्री की कॉस्ट है आपको समझाने के लिए 18 और एनआरवी है 13। अब इसका वैल्यूएशन इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होगा क्योंकि शक्कर और मिश्री इंटरचेंजेबल है। यस और नो? तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट का टोटल 28, एनआरवी का टोटल 25, और इस टोटल में जो लोअर है 25 पे वैल्यूएशन कर लेंगे। ये वैल्यूएशन कैसे हुआ? ग्लोबल बेसिस पे। अगर ये इंटरचेंजेबल नहीं होते तो वैल्यूएशन कैसे होता? इंडिविजुअल। 10 और 12 में लोअर क्या है? 10। 18 और 13 में लोअर क्या है? 13। तो वैल्यूएशन कितना आता? 23। ये कैसे हुआ? इंडिविजुअल बेसिस पे। आंसर अलग अलग आ सकता है कि बेसिस चेंज कर दिया तो सर एक बार हमें बता दो कब इंडिविजुअल बेसिस रहेगा? इंटरचेंजेबल और सिमिलर है, यस, तो कैसा रहेगा? ग्लोबल बेसिस। बी कहां गया? बेसिस। और इंटरचेंजेबल सिमिलर नहीं है तो इंडिविजुअल बेसिस। इफ नॉट सिमिलर, लिखो लिखो लिखो, बातें नहीं करना है। और इंटरचेंजेबल। कितना टाइम पास करते हैं? टाइम विल पास, विल यू? यस और नो? बस फिर पढ़ो, चले आगे। लिख लिया? स्क्रॉल करो? नहीं करो। अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दो ना। अब बताओ, 1 में ग्लोबल बेसिस करना है, इंडिविजुअल बेसिस करना है? इंडिविजुअल। वेरी गुड। लिखा ना? ये तो डमी एग्जांपल था, ऐसे ही डमी। इसमें मैंने दोनों भी बता दिया, इंडिविजुअल ग्लोबल, इंडिविजुअल ग्लोबल। चलो बताओ मुझे, अभी बताओ, सीन्स द प्रोडक्ट आर नॉट इंटरचेंजेबल नॉट सिमिलर, देन वैल्यूएशन कैसे रहेगा? इंडिविजुअल। करो, पी का 38 और 42 में दोनों में कम क्या है? 38। 29 में 29, 17 14 में, खेल खत्म। इन्वेंट्री वैल्यूएशन बोल रहे बेटा? 80, गेम ओवर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड। मुन्ना प्लीज ध्यान देना।
इजी था ना एकदम। आ सकता है क्वेश्चन में, चांसेस बहुत कम है लेकिन आ सकता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, चांसेस कम है लेकिन आ सकता है। सर ऐसा क्यों होता है, इजी इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते? दुआ करो, हर दिन प्रे करो करो उठने के बाद कि इजी नहीं आना चाहिए। अगर इजी आ गया तो हर कोई सीए बन जाएगा, हर कोई सीए बन गया तो इकोनॉमिक्स डिमांड स्केयरसिटी, वो है ना स्केयरसिटी डिमांड क्या है, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई इसकी वैल्यू कम, फिर आपको 15,000 रुपये महीना मिलेगा सीए बनने के बाद, सोचो अच्छा लगेगा क्या? 5 लाख रुपए महीना चाहिए, 10 लाख रुपए महीना चाहिए, 10 लाख, ये देखो 5 लाख बोल रही है, इसको कम चाहिए, 10 लाख रुपए महीना चाहिए। तो पेपर है भगवान, गॉड, अल्लाह, भगवान, पेपर को उतना टफ बनाना कि हमें 50 लाख रुपए महीना मिलना चाहिए, मतलब बहुत कम सीए बनने चाहिए, बहुत कम सीए तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। बट डोंट वरी, आप पास हो गए, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना अच्छे से करो, घर पे रिवाइज करो। पढ़ाई करने वाला बच्चा पास नहीं होता है, रिवाइज करने वाला बच्चा पास होता है। पढ़ाई तो हर एक बच्चा करता है, तभी आप इस प्रोफेशनल कोर्स में हो। पढ़ाई ना करने वाला बच्चा इतनी उसके अंदर में खुजली है क्या, उड़ते हुए तीर अपने अंदर लेगा, चलो सीए करते, टाइम पास करना है जीवन में, नो, पढ़ाई करने वाला बच्चा ही सीए कोर्स लेता है। तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ पढ़ाई करने वाला बच्चा पास नहीं होता, रिवाइज करने वाला बच्चा पास होता है। और इसमें सिलेबस बहुत सारा है, आप जितने ज्यादा बार रिवाइज करोगे पास, और ज्यादा रिवाइज किया अच्छे नंबर से पास, और ज्यादा रिवाइज किया मेरिट, रिवाइज नहीं किया फेल। तो हर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो सारा खेल है रिवीजन का, रिवाइज बीवाइज। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 4.11। चलो आगे, ये सिंपल है, लिख दिया सभी ने? सर इसमें आंसर क्या है ये तो बता दो। अरे नालायक, यही आंसर है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कितना आ गया, 81। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ अ कंडेंसर। अच्छा, कुछ तो खरीद रहा है ये, छोड़ो ना, अपने को क्या करना है, कंडेंसर हो कि कुछ भी हो, क्यों, सही है ना? क्या बोला है, विच यूजेस व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द रेडियो सेट। ठीक है, कुछ तो मैन्युफैक्चर करता था, उसके लिए कोई तो रॉ मटेरियल का कोई तो पार्ट है, कुछ तो था, वो खरीदता था। और कितना खरीदा, कब कब खरीदा, देखो दिया है, कंडेंसर 4 दिसंबर को इसने खरीदा 900 क्वांटिटी, और उसकी प्राइस कितनी थी, 50 पर यूनिट। 10 दिसंबर को खरीदा, 11, 19, 28, ओके, अलग अलग डेट पे अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग रेट में, क्या बोला मैंने, अलग अलग डेट पे अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग रेट में, 3 कॉलम है ना, अलग अलग डेट पे अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग रेट में इसने खरीदा कंडेंसर का। आगे क्या दिया है, आगे बोला है 1600 यूनिट्स वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। अच्छा, ये सारा हिसाब किताब किस चीज का था, दिसंबर मंथ का। सो दिसंबर में कौन कौन से डेट पे कितना कितना किस किस प्राइस पे खरीदा, और दिसंबर मंथ में टोटल कितना इशू किया, ये हमें दे दिया है। दिसंबर मंथ में टोटल कितना इशू किया, ये हमें दे दिया है। आगे पूछा गया है आपको, कुछ बोला नहीं है, ऐसा लिखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, ऐसा लिख लो क्वेश्चन में, वैल्यूएशन ऑफ, लिखो ऐसा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। कौन सी मेथड है, कुछ बोलिए क्या इसके अंदर में, नो, ऐसा लिखो, यूजिंग FIFO, लिख लो, क्वेश्चन को अपडेट करो। देखो बेटा मैं कैसा टीचर हूँ, सिर्फ आंसर ही नहीं क्वेश्चन भी बनाना सिखा रहा हूँ आपको। घमंड इतना सा भी नहीं है, माँ बनने के अलावा सब काम कर सकता हूँ इस दुनिया में। हाँ, घमंड किया कभी? सिर्फ आंसर बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन भी बनाना सिखा रहा हूँ, फीस भी नहीं लिया उसके लिए एक्स्ट्रा। लिखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, FIFO मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से। बाय द वे कितना माल है इसमें मुझे बता दो, लिखो टोटल इन्वेंट्री, टोटल इन्वेंट्री रिसीव्ड और परचेज्ड, जो लिखना है लिख लो, रिसीव्ड और परचेज कितना आया, कोई मुझे बोल सकता है क्या? इन्वेंट्री परचेज्ड 2000,
क्वांटिटी में ये देखो टोटल दिया है, अच्छा वाह क्वेश्चन में थैंक यू, दे दिया टोटल इन्होंने 2600 टोटल इन्वेंट्री इशूड इन क्वांटिटी। इशू कितना किया बेटा वो बता दो, 1600। देयरफॉर बैलेंस इन्वेंट्री 1000। बरोबर है क्या? अब ये 1000 इन्वेंट्री में कौन सा माल इंक्लूडेड है, कोई बोलेगा क्या? रुको मैं बताता हूं। मेथड है फीफो। देखो ये पहली बार माल लाया और माल लाया और माल लाया और माल लाया और बीच बीच में माल इशू किया था और माल लाया और आखिरी में माल बच गया। मेथड कौन सा है बेटा? फीफो है। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में माल कब कब इशू किया इसकी स्पेसिफिक डेट नहीं दी है। अगर कब कब इशू किया उसकी स्पेसिफिक डेट दी होती ना तो ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही बदल जाता। सेंटेंस में कह रही थी, वापस सुनना। माल कब कब इशू किया उसका स्पेसिफिक डेट दिया होता तो उसका आंसर का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता। ये इतना इजी नहीं रहता जितना दिख रहा है। आएगा अगला क्वेश्चन वैसा भी आएगा जहां पे रिसीट का भी परचेस का भी डेट दिया है और इशू का सेल का भी डेट दिया हुआ है। इसमें सिर्फ कब कब आया उसका डेट दिया है, कब कब इशू किया उसका डेट नहीं दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के? इस टाइप के। किस टाइप के? इस टाइप के जिसमें सेल का डेट नहीं दिया है, इशू का डेट नहीं दिया है। होशियार बच्चा क्या करता मालूम है क्या? वहां पे लिख लेता है, ले दे। और आप सब लोग होशियार हो, ये बच्ची भी होशियार है, ये बहुत ज्यादा होशियार है, इसने वो काम मुझे दे दिया लिखने के लिए। ये किस टाइप का क्वेश्चन है बेटा? टाइप वेयर डेट ऑफ इशू नॉट गिवन, डेट ऑफ इशू नॉट गिवन। ये तेरा ही बुक है ना रे? किसका बुक है? अच्छा तू बहुत ज्यादा होशियार है फिर तो। बुक कहाँ है तेरा? ओहो, घर पे आपने एफडी करके रखा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। बुक साथ में रखो। अब क्या डेली हम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा तो रखो साथ में। मान तो थोड़ा सा वजन है, ज्यादा हो जाता है ना? थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं अब डेली लगेगा अपने को, बुक डेली लगेगा। सो ले रे बेटा, किस टाइप का क्वेश्चन है जहां पे अपने को डेट ऑफ इशू नहीं दिया है? तो ये आसान है, इजी है। अब देखो तो ये जो 1000 क्वांटिटी है ये कौन से में से है बेटा? ये कौन से में से? जो माल पहले आया वो पहले चला गया होगा। तो क्वेश्चन के अंदर में 4 दिसंबर 10, 11, 19, 28 ऐसा ऐसा माल आया है ना। तो अब ये जो 1000 बचे हैं, जो माल पहले आया वो पहले चले गया, मतलब पहले वाला माल पहले गया होगा। मतलब ये जो भी बचा हुआ ये आखिरी में का है। आखिरी में क्या आया? 28 दिसंबर को आया 800 यूनिट। सो ये 1000 कौन से परचेस में इंक्लूडेड होगा? दिस इन्वेंट्री must be belongs to कौन सा परचेजेस? लास्ट परचेजेस, परचेज ऑब्लिक एस। एक परचेज भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो माल पहले आया वो पहले चला गया। तो ये 1000 कौन से वाले परचेज को बिलोंग करता है? आखिरी वाले, बरोबर ना? सो सीन्स फीफो ले बता रहे बेटा। चलो पीछे से चालू करो, पीछे से चालू करो 1000 यूनिट आने तक, पीछे से चालू करो 1000 आने तक। लो लास्ट परचेस कौन सा था? 800। उसका रेट क्या था? बरोबर है क्या? एक काम करो, क्वेश्चन के अंदर में ना वो 18 दिसंबर को 28 दिसंबर कर दो, ठीक है? क्या करना है उसको? 18 को 28 कर दो। कर दिया? डन।
मॉड्यूल के अंदर में 2080 होगा, मॉड्यूल में करेक्टेड है, इस नोट्स के अंदर में 1 2 की जगह 1 हो गया रहेगा। छोड़ो ना, 18 की जगह क्या करो 28 दिसंबर कर दो, राइट डन। चल आ जा मुन्ना, प्लीज ध्यान दे। ये आप लोग आंसर खोल के मत देखना, मॉड्यूल से नोट्स रखना। तूने मॉड्यूल ओपन करके रखा है ना मुन्ना, कर ऊपर कर, हाँ आंसर मत देखो, क्योंकि मॉड्यूल का और अपना आंसर लिखने का तरीका बहुत अलग है। तुम्हारे सामने अगर आंसर रहा तो तुम क्या करोगे मालूम है क्या, अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो तुम उसका जवाब दोगे, फिर एक्सप्लेन करने के पहले जवाब दोगे, तो बाकी बच्चा अपने आप को डिमोटिवेट कर देगा, अंडर एस्टिमेट करेगा, उसको लगेगा सर ने इस बच्चे को अलग से कुछ तो बताया है, यस और नो। सो वैसे क्या, फिर मैं भी मॉड्यूल खोल के बैठ जाता हूँ सामने, समझ में आया क्या? फिर वो रास्तों का मजा नहीं रहेगा, तुम डायरेक्टली मंजिल पे पहुंच जाओगे, आंसर बता दोगे, तो रास्तों का मजा कब लेंगे? क्योंकि करीना दीदी ने भी बोला है ना, मंजिल से बेहतर लगने लगे ये रास्ते। चलो आ जाओ। सो नंबर 800 उसका रेट था 47, उसके बाद टोटल कितना चाहिए, टोटल 1000, तो यहाँ पे और कितना आएगा फिर बैलेंसिंग फिगर 200। अब ये 200 कौन से वाला होगा, आखिरी वाला 200, इसका रेट क्या था, बरोबर है क्या? टोटल हो गया 1000, ये अमाउंट बता दो और ये अमाउंट बता दो, ये मैं बता देता हूं 12000, ये कितना आया? सो इन्वेंट्री का टोटल अमाउंट कितना हो गया, 49,000। क्वेश्चन नंबर 3, लिखा बेटा सभी ने? सिंपल है, मतलब वो जो 1000 यूनिट बचे हैं ना आपके पास, वो आखिरी के 2 परचेस में गए। सर अगर मान लो यहां पे 1200 बचते हैं तो फिर और आगे जाते हैं, फिर वो कौन सा अगला परचेस है उसके बाद का 300, उसमें के कितने ले लेते, 200 समझ लो, है ना, और उसका रेट क्या है 55। जो माल पहले आया वो पहले चला गया, मतलब जो बचा हुआ है वो आखिरी वाला है, और आखिरी वाले का रेट जो है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रेट है। सर आपने तो बोला था इन्वेंट्री मस्ट वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, ये तो कॉस्ट है, एनआरवी कितना है सर इसका, एनआरवी पता नहीं तो जीरो मत अज्यूम करना, क्योंकि ऐसा इस ब्रह्मांड का एक जनरल नियम है कि अगर आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट 100 रुपए है तो एनआरवी डेफिनेटली उसकी 100 से ज्यादा होगी। नहीं तो कोई इंसान ऐसा है क्या 100 में खरीद के नहीं मैं 90 में बेचूंगा, अगर कुछ बोला नहीं तो ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि एनआरवी कॉस्ट से ज्यादा होगी, इसलिए कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर इज कॉस्ट। क्लियर? अगर एनआरवी क्वेश्चन में नहीं दिया तो इन्वेंट्री किस पे वैल्यू कर लेना, कॉस्ट पे। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन द प्रीवियस एग्जांपल लो डेट ऑफ इशू दे दिया है, क्या बोला बेटा, इन द प्रीवियस एग्जांपल अज्यूम दैट फॉलोइंग इश्यूज वर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसंबर। देख रहे बेटा, अब समझा गया ऊपर वाले में करेक्शन क्यों किया, आखिरी इशू वो 29 दिसंबर का है, इसलिए फिर वहां पे हमने क्या कर दिया, समझा क्या, डेट बढ़ा दिया था 28 29 जो करना है, 31 दिसंबर भी लिख दिया तो भी चलेगा। समझ में आएगा, 18 गलत था वो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, सब लोग ध्यान देना बेटा, वेरी गुड। आ जाओ 3 में क्या दिया है, इन द प्रीवियस एग्जांपल अज्यूम दैट द फॉलोइंग इशू वर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसंबर, और इशू का रिकॉर्ड हमें दिया नीचे, 5 दिसंबर को इशू किया 500 क्वांटिटी, 20 दिसंबर को इशू किया 600, 29 दिसंबर को इशू किया 500, और आपको क्या बोला है अगेन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में भी क्या बोला है, फीफो मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करो। लिखो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग फीफो, कौन सा, फीफो, लिख लो फीफो। सर मॉड्यूल देखने का काम नहीं रहेगा ना, नहीं बेटा मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस लिए, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा, है ना। नहीं तो मेरे दिमाग में क्या था मालूम है क्या, टेस्ट सीरीज में सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन डाल दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसी के लेवल के वैसे ये ले लो, फिर बाद में क्या होता था मालूम है, जैसे एक बार बच्चों को लिंक लग जाती है कि मास्टर टेस्ट सीरीज के लिए मॉड्यूल से क्वेश्चन उठा रहा है,
तो बच्चे क्या करते फिर चीटिंग कर लेते। इसलिए मॉड्यूल के क्वेश्चन इधर ले लिए, मॉड्यूल में सारे तोप क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे लेवल बढ़ते आएगी। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में दूंगा, वो टेस्ट सीरीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे, यस और नो। सर रिवीजन भी लेंगे ना? सर रिवीजन में और अलग क्वेश्चंस रहेंगे, हाँ रिवीजन में और अलग रहेंगे। तो आपके पास 3 बार क्वेश्चंस आएंगे, एक बार मॉड्यूल का, एक बार टेस्ट सीरीज में और एक बार रिवीजन में। ऑब्वियस सी बात है रिवीजन में रेगुलर से कम रहेंगे, इसीलिए उसको रिवीजन कहते हैं, नहीं तो रेगुलर बोलते थे। हाँ सर वो सब छोड़ो, जो आप सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स बता रहे उतना अगर कर लिया तो क्या होगा, आउट ऑफ आउट नंबर आ जाएंगे। बस तन मन से अच्छे से करना है उतना, धन आपने ऑलरेडी दे दिया तो बस आपने क्या करना है, तन और मन अप्लाई करना है। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में क्या बोला है कि डेट ऑफ इशू आपको दे दिया है बेटा, प्लीज ध्यान दे दो। अब हम लोगों को इन्वेंट्री वैल्यूएशन बोला है, तो लिखो डेट, लिख रहे मुन्ना, एक पेज लगेगा, पर्टिकुलर, ध्यान दो लॉजिकल एकदम सिंपल है, दूध पीता बच्चा भी करेगा बेटा। डेट पर्टिकुलर, कोई अकाउंट थोड़ी बनाना है, बस हम लोगों को इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए एक स्टेटमेंट बनाना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फीफो, बराबर क्या, डेट पर्टिकुलर, उसके बाद आगे लिखो रिसीट, माल आया आया आया, रिसीट के नीचे आप लिखोगे कितनी क्वांटिटी आई, क्या रेट से आई और कितना अमाउंट हो गया। रिसीट के बाद आप लिखोगे इशू, अगेन कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है और कितना अमाउंट है। इशू के बाद आप लिखोगे बैलेंस, बैलेंस नहीं बोलना, बैलेंस, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है और क्या अमाउंट है। जगह नहीं है तो मैं आके रोड बनाऊं वहां पे, खुद से होके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना सीखो, निकालो सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। तो अगले पेज पे बनाओ, खड़े को आड़ा कर दो, बारीक लिखो, क्रॉस लिखो, क्रॉस। फिगर हॉरिजॉन्टल लिखने से अच्छा क्रॉस में लिखो ना, जगह कम कम लगती, कॉलम छोटे छोटे बना लो। सर नहीं समझा, ये देखो 2 कॉलम में मैंने कितने लिखे, 10,000 10,000, इसी को कम जगह में करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 10,000 10,000, क्रॉस लिखा है ना फिगर, देखो पहले आप कैसे लिख रहे थे, हॉरिजॉन्टल। सब पेपर में एकदम ऐसा क्रॉस लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा क्रॉस चल जाएगा, ज्यादा ऐसा क्रॉस मत लिख देना, थोड़ा सा ऐसा क्रॉस लिखा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन, बनाए बेटे सभी ने, चलो आगे, क्या करूं, केला बनाना, क्या कुछ भी, मतलब अभी बर्गर बोलते, फिर बोलते केला चाहिए, फिर से एप्पल चाहिए, पाइनएप्पल चाहिए। ये देखो, ये एक बच्ची ने अच्छे से बनाया, देखो अब इसके पास भी जगह नहीं थी, क्या किया इसने, तीसरा वाला कॉलम नीचे ले लिया। हाँ वैसे कुछ बच्चों ने उसमें एडजस्ट करके बना लिया। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढो, सॉल्यूशंस देने के बाद उसमें प्रॉब्लम मत ढूंढो। चलो आगे, चल मुन्ना प्लीज ध्यान देना आप। ले चला देख तो, पहली डेट कौन सी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है, कौन से ऑर्डर में जाना है बेटा, क्रोनोलॉजिकल। डेट क्या दिया है, 4 दिसंबर पहली,
ए बाबा हेलो हेलो हेलो, ऊपर के क्वेश्चन का डेटा यूज करना है. इन द प्रीवियस एग्जाम्पल अज्यूम दैट फॉलोइंग इशू और मेड. सो रिसीट का डेटा ऊपर के एग्जाम्पल का और इशू का डेटा एग्जाम्पल नंबर 3 का लिखा है ना अंग्रेजी में. प्रीवियस एग्जाम्पल. हाँ 4 दिसंबर को आया माल. आया क्या बोला है? मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ द परचेज. परचेज मतलब रिसीट. ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, परचेज. कितना आया क्वांटिटी? 900 दिया है ना क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा यूज करना है 3 के लिए. 2 और 3 दोनों भी डेटा यूज करना है. देखो जरा, 2 में रिसीट का डेटा दिया है, 3 में इशू का डेटा दिया है. रेट क्या है बेटा? 50. अमाउंट कितना हो गया? 45,000. इस दिन इशू हुआ है क्या 4 दिसंबर वाले दिन? नो. बताओ बैलेंस कितना है? डायरेक्टली उतना ही जितना खरीदा था. ओपनिंग तो था नहीं ना यहाँ पे कुछ. ओपनिंग होता तो मैं पहले वो लिखता. चलो उसके बाद आगे 4 के बाद अगली डेट कौन सी है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जाओ. 5 दिसंबर. इशू 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 के कॉलम में लिखना. कितना है बेटा? 500. अब बताओ इशू का तो रेट ही नहीं दिया है. हाँ सब ये दे देंगे तो फिर आप क्या करोगे? बोलो. इशू का रेट कौन सी मेथड है? फीफो. जो पहले आया वो पहले इशू करेंगे. अब बताओ जिस समय ये 500 इशू करने की बात चल रही थी उस समय कौन से आइटम आपके पास आए हुए थे? ऊपर वाले. तो उसी में से देंगे और कोई ऑप्शन नहीं है. अब जब इसी में से देंगे तो रेट भी यही लगेगा क्या? बोलो कितना हो गया? 25,000. बोलो 900 में से 500 चले गए, बचा कितना? 400. रेट वही है 50 का, बचा कितना? 20,000. नेक्स्ट 5 के बाद अगली तारीख कौन सी है? 10. परचेज. ए बेटा ध्यान दे, रिसीट में लिखू क्या फिर? 400 क्वांटिटी 55 का रेट है. 455 अमाउंट बता रहे बेटा. अब बता मेरे पास माल कितना हो गया भाई साहब? ए बेटा बोर्ड पे ध्यान दे. पुराना वाला कितना बचा है? ये पुराना वाला 400 एज इट इज बचा है, प्लस ये नया वाला भी और 400 लिया है क्या? नए वाले 400 का रेट क्या है? टोटल कितना हो गया? 10 दिसंबर को मेरे पास कितने का माल है? 42,000 का. सर कैसे? 20 और ये 22. क्वांटिटी में कितना है? 800. अमाउंट में कितना है? 42. ये बात समझी सभी को? डन. चलो आगे. उसके बाद चलो बेटा आगे. 10 के बाद अगला तारीख क्या है? 11 दिसंबर. अगेन परचेज. रिसीट में कितना है बेटा 11 दिसंबर का? बता. 355. अमाउंट बोलो. इशू किया इस दिन. अब बताओ कितना कितना बचा हुआ है? ये पुराने वाले 400, वो 400 और ये 300. पुराने वाले 400 का रेट 50, उसके बाद के 400 का रेट 55 और ये 300 का रेट 55. पुराने वाले 400 बचे हुए अभी तक एज इट इज. उसके बाद वाले 400 जो लिए थे वो भी बचे 22,000 के, और अभी ले लिया 16,500 का. ओहो हो. तो बताओ अब मेरे पास स्टॉक कितना है 11 दिसंबर को? टोटल 1100 क्वांटिटी. 400 400 300 और उसका टोटल भी कर लेना. बरोबर है. 11 के बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगली तारीख क्या है? 19 दिसंबर. भाई साहब देखो मैं कहां लिख रहा हूं, जगह देख लो लिखने की. अगेन परचेस. कितना खरीदा? 200 क्वांटिटी. क्या रेट? 60. अमाउंट कितना हो गया?
12,000. डन. अब बोलो कितना क्वांटिटी मेरे पास माल बचा है? बहुत सारा हो गया रे अब तो. पुराना वाला पहला वाला 400 एज इट इज, दूसरा वाला 400, तीसरा वाला 300, और ये अभी और परचेस किया 200. भाई साहब बढ़ते जा रहे. तो बता दो. 20, 22, 16,500 और ये 12,000. कुछ बात समझ में आ रही क्या? 19 के बाद अगली तारीख कौन सी है? 20. 20 तारीख को क्या हुआ? इशू. कितना इशू हुआ बताओ? रुको. 20 को इशू हुआ 600. बोलो अब इशू हुआ है. मेथड कौन सी है रे? मेथड कौन सी है? फीफो. जो पहले आया वो पहले जाएगा. जो पहले आया वो पहले जाएगा. अब आपके पास तो बहुत सारे माल है रे. देखो ये आया, ये आया, ये आया, ये आया. अब इसमें से पहले कौन से जाएगा? पूरा ये इसको देखने की जरूरत नहीं है. हर बार हम लोग पूरा अपडेट कर ही रहे ना. हर बार हम लोग पूरा अपडेट कर रहे हैं. अब कितने इशू करना है बताओ? 600. ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना बोर्ड पे. स्टॉप राइटिंग. ध्यान दो. अब 600 इशू करना है. कितना इशू करना है? 600. ये दिया है क्वेश्चन में. 600 इशू करना. अब कहां से इशू करो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना. पहले कौन सा आया बताओ? पहले 400 आया, ये 400 आया, ये 300 आया कि 200 आया? पहले 400 आया तो उस 400 में से देंगे. बरोबर है क्या? तो ये 400 पूरा खत्म हो जाएगा क्या? रेट भी इसी का लगेगा क्या? ये 20,000, ये 400 पूरा खत्म. रुको. कितना चाहिए? 600. कितना हुआ अभी तक? 400. और कितना चाहिए? तो ये 200. अब ये तो खत्म हो गया ना. आप ऐसे क्रॉस मत करना. अब इसमें से दे दो क्या 200? बोलो रेट भी ये लगेगा. बोलो अमाउंट कितना है? हो गया कि 400 और 200 600. बोलो बचा क्या? ये 400 पूरा खत्म. इस 400 में से 200 खत्म. बचा कितना? 55 का रेट 11,000. इस 300 को हाथ लगाए क्या अभी तक? इस 200 को हाथ लगाए क्या अभी तक? तो एज इट इज लिख दो. क्या बचा हुआ? कुछ था रे इसमें. बोला था मैकेनिकल वर्क है. दिमाग का काम नहीं है. पेशेंस और कंसंट्रेशन का काम है. बस शांति में लिखते जाओ. इसमें लिखना बहुत पड़ता है. दिमाग नहीं लगाना है, लिखना ज्यादा है. बरोबर है. मैकेनिकल वर्क है. क्या इसमें लॉजिक था? सिंपल है ना. बरोबर. उसके बाद 20 के बाद अगली तारीख क्या है बेटा? देखो तो. 20 के बाद 28 परचेस किया. बोलो बेटा कितना क्वांटिटी परचेस किया है? 800. 47 का रेट. अमाउंट बता. अमाउंट बताओ. अमाउंट. ये रिसीट वाला कॉलम है, ये इशू वाला कॉलम है. ठीक है. हाँ बोलो 30. अब बोलो कितना हो गया? ये तो पुराना वाला था ना. अब पुराना वाला 200 बचा हुआ है, 300 बचा हुआ है, 200 बचा हुआ है. और कितना लिया? 800. आप ये 55 वाले क्वांटिटी को मिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रहने दो, दोनों का रेट तो सेम है ना. हाँ. लास्ट वाला इसका पार्ट बता रहे बेटा. बोलो 29 दिसंबर क्या किया? इशू. कहां से इशू किया? पीपो.
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बोलो सबसे पहले क्या आया था, वो पुराने वाले 200, तो इसमें से 200 ले लिया। कितना चाहिए था टोटल, 500, और कितना चाहिए 300, बैलेंसिंग फिगर। ये 200 यहां से लिया तो रेट यहां का, ये 300 यहां से लिया तो रेट यहां का, तो ये 200 पूरे खत्म हो गए, ये 300 भी पूरे खत्म हो गए। बोलो बचा क्या, ये 200 और ये 800। बोलो इन्वेंट्री आपके पास कितना है, 1000, और अमाउंट का टोटल करो। रेट कॉलम का टोटल नहीं करना, रेट का टोटल नहीं करना, अमाउंट का टोटल करना है बेटा। $49,600, यस और नो, क्लियर, पक्की बात। ये है आपका आंसर। सो आपके पास इन्वेंट्री कितनी बची है, 1000 क्वांटिटी, और अमाउंट कितना है उसका 49,600। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, सिंपल था, इजी था एकदम। बाकी हम लोग कल कंटिन्यू कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, चेक बाय।